कक्षा 7 गणित अध्याय 3 में आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल शुरू कर रहे हैं कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अभी यहाँ तो वैसे दिया नहीं, तो आप अंदाज से अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई का परिसर निकाल लीजिए। तो मान के चलते हैं कि आपकी कक्षा के 10 विद्यार्थी यानी कक्षा के 10 विद्यार्थी ऐसे लिखिए, कक्षा के 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां। अब मान के चलें कि एक की है 120 सेंटीमीटर। ये अंदाज से लिखना है, कोई ऐसा है नहीं, या क्योंकि पहले से नाप लें, लिख लें, वो भी सही है। तो चलिए 120 ले लेते हैं, 122 ले लेते हैं, 128 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर, 142 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6, 130 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर और 100 मान लीजिए 140 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हो गए मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, उनकी ऊंचाइयों का परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना है आपको, इसको जो आंकड़े हैं इनको या तो आरोही क्रम में लगाइए या अवरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, ऐसा। तो हम लोग क्या करें, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो लिखेंगे आंकड़ों को, ये क्या, जो भी हमको जानकारी आई ये कहलाए आंकड़े, है ना। अब जैसा मिला वैसा लिख दिया हम लोगों ने। अभी आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर, आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर, आंकड़ों को व्यवस्थित करिए। कैसे व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम, ये आपके ऊपर निर्भर है। आरोही क्रम ले लीजिए चाहे अवरोही क्रम ले लीजिए। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा। अभी सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा नजर आ रहा है, सबसे छोटा सा आंकड़ा है 117। तो लिखेंगे 117। ठीक है, आंकड़े भर लिख लेते हैं, बाद में फिर या ऐसा भी लिख लेते हैं, सेंटीमीटर। फिर 117 के बाद क्या है, 118 सेंटीमीटर। 118 के बाद है 120 सेंटीमीटर। 120 के बाद है 121 सेंटीमीटर। 121 के बाद 122 सेंटीमीटर। 122 के बाद सीधा है 128 सेंटीमीटर। 128 के बाद 130 सेंटीमीटर। 130 के बाद है 132 सेंटीमीटर। 132 के बाद है सीधा 140 सेंटीमीटर और अंत में है 142 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर हो गए, मतलब 10 पूरे हो गए। ये इनको व्यवस्थित कर लिया। अब क्या कर रहे हैं कि विद्यार्थी की ऊंचाइयों का परिसर। तो परिसर क्या होता है, परिसर होता है अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, मतलब अधिकतम ऊंचाई में से न्यूनतम ऊंचाई घटाएंगे। तो लिखेंगे अधिकतम
ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। और अधिकतम न्यूनतम कैसे पता चलेगा? जो शुरुआत होगी वो सबसे न्यूनतम होता है, और जहां तक जाता है वो उसका लास्ट वो अधिकतम होता है। तो अधिकतम यहाँ पर कितना है? 142 सेंटीमीटर। तो जब हो जाएगा 142 सेंटीमीटर में न्यूनतम कितना है? यहाँ पर 170 है, तो 117 सेंटीमीटर। अब इसका घटा दीजिए तो जो आ जाएगा यही परिसर कहलाता है। तो 12 में से 7 गया 5, और ये बन गया 3, 3 में से 1 गया 2, और ये गया अंतर। तो ये जो परिसर है ये 25 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। तो ये परिसर हुआ हमारा किसका? कक्षा 10 के विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर 25 सेंटीमीटर हुआ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ठीक है, तो ये अंक दिए गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन भी किए हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है और अंक गणितीय माध्य क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले और हम इसका वो बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। कैसे बनाएं इसको? पहले एक सारणी बनाते हैं। तो सारणी कैसे बनाएंगी? पहले एक काम करते हैं, ये जो संख्या है वो बना लेते हैं एक तरफ, जो संख्या बार बार आ रही है, और इसका मिलान चिन्ह कर लेते हैं। मिलान चिन्ह आपको छठवीं में पढ़ाया गया है ना, कि जो संख्या जितनी बार आए उसको मिलान चिन्ह में रखने हैं, और ये कितनी बार आया है उसको बोलते हैं बारंबारता। तो यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। इसे यही बारंबारता जितनी ज्यादा आती है उसी से बहुलक बनाया करते हैं। तो देखेंगे अभी क्या क्या पूछ रहे हैं। तो ये रहा हमारी सारणी, ठीक है, और यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब संख्या शुरुआत करते हैं यहां से, 1 से। 1 है क्या है ये रहा 1। संख्या 1 कितनी बार आया है यहां देखते चले, या एक काम करें इसको भी टिक भी लगा के चले, तो इससे पता चलता है दोबारा गड़बड़ भी ना हो। 1 मिलान चिन्ह माने 1, और कितनी बार आया है? तो मिलान 1 बार आया है। ठीक है, अब 1 के बाद आएगा 2। 2 कितनी बार आया है देखते हैं, 1 2, और कहीं दिख रहा है नहीं। तो मिलान चिन्ह कैसे बनेगा? 1 2, यानी कि 2 बार आया है तो ऐसे लिख देंगे। और 3 कितनी बार आया है देखेंगे, 1 एक ही है, तो मिलान चिन्ह कितना कहलाएगा? 1 ही बार, तो ये 1 ही आ गया। ठीक है, 3 के बाद 4 देखिए कितनी है, 1 2 और ये 3, तो मिलान चिन्ह कितने बनेंगे? 1 2 3, तो ये 3 आया 3 बार, 4 आया 3 बार। 5 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 बार आया। तो 5 कैसे बनता है? 1 2 3 4, और 5वां जो होता है वो ऐसे जाता है, ये कहलाता है 5। तो आप लिखेंगे 5 आया है 5 बार। 6 कितनी बार आया है देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 7 कितनी बार आया है देखो, तो 1 1 2, तो मिलान चिन्ह 1 2, ये 2 बार हो गया। 8 देखिए, 8 ये 1 बार आया है, तो ये 1, ये बन गया 1। 9 देखिए कितनी बार आया है, 1, ये भी 1 बार आया है, ये 1 बार आया है, तो ये भी लिख लीजिए 1 बार। ये हमारे बारंबारता हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि
क्वेश्चन का जवाब शुरू करते हैं। ये तो हमारा मिलान चिन्ह बनाया है, ये मूल्यांकन को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए, थी तो सारणीबद्ध हो गई। अब क्वेश्चन का जवाब है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसका पहला जवाब है, इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक, अंक तो ये है संख्या या अंक, इसी को तो बोलते हैं संख्या अंक में अंतर समझ रहे हैं। संख्या या अंक, अंक वो होते हैं जो हम लिखते हैं, और संख्या वो होती है जो इसको हम उच्चारण करते हैं, वो जो बोलते हैं तो उसको संख्या बोलते हैं, और अंतर कुछ नहीं है, वही है। अगर हम उसको मूर्त रूप दे देते हैं तो वो अंक हो जाता है, और जब तक उसको हवा में रखते हैं तो तब वो संख्या या अंक दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अंक, ये संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है। तो यहाँ लिखेंगे पहले का जवाब, सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। इसी का दूसरा सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कहाँ, जहां से शुरू हुआ था, तो सबसे छोटा अंक दूसरा, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1, ये सबसे छोटा अंक। तीसरा कह रहा है इन आंकड़ों का परिसर, तो परिसर क्या होता है, सबसे अधिकतम आंकड़ा और सबसे न्यूनतम आंकड़ा। तीसरा परिसर, परिसर क्या होता है, सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक घटा दीजिए, तो सबसे बड़ा अंक में से सबसे छोटा अंक घटा दीजिए। सबसे बड़ा अंक क्या था, 9, सबसे छोटा अंक 1, तो परिसर आ गया 8, ये परिसर आ गया। अब कह रहे हैं कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए काम करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, फिर माध्य ज्ञात करते हैं। तो चौथा जो है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो यहां से शुरू करते हैं चौथा। तो माध्य क्या होता है, अंक गणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य क्या होता है। माध्य की परिभाषा अभी कल हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कि जो भी अंकों का योग है, ठीक है, जितने भी अंक हैं इनके अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, जितने भी हैं इनका योग, अंकों का योग, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, कुल कितनी संख्या है, अंकों की संख्या, ठीक है। अब अंकों का योग कितने हैं देख लो, अंकों की संख्या तो ये निकल रही है ना, 1 से लेकर 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना कुल। तो और अंकों का योग कैसा है, अंकों का योग हो जाएगा, ये जो अंक हैं, ये जो अंक हैं वो कितनी कितनी बार आए हुए हैं, ये ऐसे आए हुए हैं, यानी कि अंक और गुणे उनकी बारंबारता कर दें तो इधर से जोड़ने की बचे जाएंगे। जो अंक है जितनी बार आया है इसका गुणा कर लीजिए, तो अंक गुणे बारंबारता, बारंबारता, इससे क्या हो जाएगा कि वो जितनी बार है वो सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। अंक गुणे बारंबारता का योग, ऐसा अंक में बारंबारता का गुणा कर दें, बारंबारता का योग बटे वही अंकों की संख्या, कितने अंक हैं, अंकों की संख्या। अच्छा अब निकाल लीजिए अंक और बारंबारता, कैसे निकालेंगे, यहां शुरू करते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाए हमको, है ना, और नहीं तो फिर आगे कुछ जुगाड़ करेंगे। तो अंकों का योग, एक कितनी बार आया है, 1 बार, तो लिखते हैं 1 गुणे 1। उम्मीद है आप सब दिख भी पा रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा अंक लिख रहे हैं, जगह कम होगी। योग, योग माने जोड़ना है,
दो कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 गुणे 2 धन 3 कितनी बार आया है? 1 बार, 3 गुणे 1 धन 4 कितनी बार आया था? 3 बार, 4 गुणे 3 धन 5 कितनी बार आया था? 5 बार, 5 गुणे 5 धन 6 कितनी बार आया था? 4 बार, 6 गुणे 4, 7 कितनी बार है? 2 बार, 7 गुणे 2, 8 कितनी बार है? 1 बार, 8 गुणे 1 और 9 भी 1 बार है। और कुल अंक कितने हैं? कुल अंक हैं 9। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको सुधार ये कर लेना है। ये जो अंकों की संख्या 1 से 9, चूंकि बारंबारता, ये अंक भी तो इतनी बार आए हुए हैं ना, तो यहां पर अंकों की संख्या की जगह बारंबारता का योग हो जाएगा, क्योंकि बारंबारता हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो यहां पर थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, ये लिखेंगे बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। इसका बारंबारता का योग क्यों? मतलब ये जितने अंक है इनका मतलब वो संख्या है, अंकों की संख्या ये यहां से यहां तक, ये तो वो अक्षर है आए हुए हैं, और अंकों की संख्या यहां से यहां तक है, और वो उनकी गिनती यहां लिखी हुई है। तो ये कितने हो जाएंगे उनका योग? तो ये 9 नहीं है, ये यहां पर जोड़ लीजिए चाहे, 1 2 3 1 4 3 7 5 12 4 16 2 18 1 19 1 20, कुल कितने हैं ये है 20। ये कुल कितने हैं? 20। तो ये आ जाएंगे 20। ठीक है। अब यहां पर देखिए इनको जोड़ दीजिए, तो 1 धन 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 4 3 12 और 5 पचे 25 और 6 चौके 24 7 दूनी 14 8 एकम 8 और 9 एकम 9 और कुल है यहाँ पर ये 20। तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पे इनका सारा सारा जोड़ आ जाएगा। देखिए 25 और 25 50 और 9 8 17 3 20 50 20 70 और 70 और 14 है। देखिए 9 8 17 9 8 17 17 4 13 13 13 13 9 सॉरी 9 8 17 4 17 4 23 17 4 21 4 25 5 30 2 32 32 3 35 और 5 40 की शून्य हासिल का 4 5 2 7 8 5 6 2 8 और 5 6 2 8 2 10 ले जाएंगे 100 बटे 20। तो इसको कर दीजिए 20 1 से 0 और 20 पंचे 100 सीधा सीधा 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 अर्थात आ गया 5। तो औसत आ गया क्या क्या है इनका अंकगणितीय माध्य आ गया 5। ये क्या करना अंकगणितीय माध्य 5। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है।